मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 परिभाषाओं के विषय में। बताया गया है 2018 में जो संशोधन किए गए हैं उसको देखते हुए हम इन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। विधि के समस्त विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखते हैं कि क्या है इस परिभाषा में। इसमें कुल 35 परिभाषाएं दी गई हैं, ए से लेकर Z5 तक, और इसमें 2018 के अंतर्गत कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। धारा 2 परिभाषा। इस संहिता में जब तक कि विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध ना हो, यानी कोई प्रतिकूल बात ना हो, और जब तक कि विषय या संदर्भ से, अब विषय या संदर्भ कौन सा जो इस परिभाषा में दे रखा है, अगर इसके प्रतिकूल कोई बात ना हो तो फिर ये परिभाषा जो है वो वैलिड रहेंगी। ये उपधारा 1 ये कह रही है हमें। अब इसकी पहली डेफिनेशन को देखते हैं। ए, आबादी। आबादी से अभिप्रेत है नगरेतर क्षेत्र के किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए या उससे अनुषंगिक का मतलब होता है उससे जुड़े हुए परियोजनों के लिए, परियोजनों का यहाँ अर्थ है उद्देश्य के लिए, समय समय पर आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य स्थानीय पर्याय जैसे ग्राम स्थल या गांव स्थान का अर्थ भी तदनुसार लगाया जाएगा। अब 2018 में इसमें संशोधन हुआ है। संशोधन क्या हुआ है? नगरेतर क्षेत्र के ग्राम के निवासियों जो शब्द दिया गया है उसको संशोधन करके नगरेतर क्षेत्र शब्द को हटाकर ग्राम शब्द को शामिल कर लिया गया है। नगरेतर क्षेत्र की जगह ग्राम के निवासियों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी जब नगरेतर क्षेत्र शब्द दिया गया है तो नगरेतर की जगह, मतलब नगरेतर का मतलब क्या होता है? नगर से हटकर, शहर से हटकर। तो वहाँ उन्होंने क्या दे दिया आप स्पष्ट रूप से कि कोई ग्राम, और नगरेतर क्षेत्र का उन्होंने कहा क्या दे दिया कि ग्राम के निवासियों। आबादी की परिभाषा एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। इस परिभाषा में 2018 में संशोधन किया गया है। किसी गांव में ग्रामवासियों की ऐसी जमीन होती है जहां पर वह खेतीबाड़ी करते हैं, और एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर ग्राम के लोग निवास करते हैं, या कोई अन्य ऐसा क्षेत्र जो ग्राम के निवासियों के लिए उपयोग में लाया जाता हो। ये क्षेत्र आबादी के अंतर्गत आते हैं, यानी जहाँ गांव के लोग निवास करते हैं वो आबादी कहलाती है, और जो खेती करते हैं वो जगह जो है वो खेतीबाड़ी की जगह कहलाती है। अब डेफिनेशन बी देखते हैं कृषि के अंतर्गत। तो कृषि में शामिल है, क्या क्या शामिल है? पहला, वार्षिक या नियतकालिक फसलों का, जिसमें पान के पत्ते, सिंघाड़े जिसको सिंघारा भी कहा जाता है, और उद्यान उपज सम्मिलित है इसको उगाया जाना। दो उपधारा इसकी क्या है? उद्यान कृषि यानी कि बागवानी, बगीचा, फूल पौधे, सब्जी इसके अंतर्गत शामिल है। तीसरा, फलोद्यान लगाना तथा उनका संरक्षण। और अब फलोद्यान लगाना यानी कि फलों का लगाना, बागों का रोपण करना और उनका रखरखाव करना। चौथा, चारे, चराई या छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का आरक्षित किया जाना, यानी घास काटने के लिए भूमि का आरक्षण। 5, नगरीय क्षेत्रों की उपांत सीमा से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित किसी क्षेत्र में कुक्कुट पालन, मछली पालन या पशुपालन के लिए भूमि का उपयोग करना, ये भी कृषि कहलाता है। तो नियतकालीन फसलें, सिंघाड़े, कृषि उद्यान, आम का बगीचा, ये सब कृषि के अंतर्गत आएंगे, और इसके साथ साथ चारे, चराई या छप्पर छाने की घास, ये सब भी कृषि के अंतर्गत आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात
जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, पशुपालन, पोल्ट्री फार्म, जो नगरीय क्षेत्र की सीमा समाप्ति के 5 किलोमीटर दूर अगर बना हुआ है तो वो कृषि के अंतर्गत आएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए तो वो कृषि के अंतर्गत आएगा। 5 किलोमीटर के अंदर अगर हो जाता है तो फिर वो कृषि में नहीं आएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप IMP क्वेश्चन मान सकते हैं। सी वाला देखते हैं, कृषि वर्ष। कृषि वर्ष का अर्थ 1 जुलाई यानी जुलाई का पहला दिन या ऐसी अन्य तारीख जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। कृषि वर्ष सामान्यतः जुलाई से माना जाता है। अगर राज्य सरकार ने कोई अन्य डेट बता दी हो तो फिर अन्य डेट को माना जाएगा। डी है मंडल का अर्थ, धारा 3 के तहत गठित राजस्व मंडल। जो चीज़ मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, मतलब वो IMP क्वेश्चन नहीं है, आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ई के बारे में बात करते हैं, वास्तविक कृषक। वास्तविक कृषक से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि पर स्वयं खेती करता है या जिससे युक्त रूप से ये प्रत्याशा की जा सकती है कि वह स्वयं खेती करेगा। वास्तविक कृषक का अर्थ वह व्यक्ति है जो व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करता है या फिर जिससे युक्त रूप से ये मतलब ये आशा की जाती है कि व्यक्तिगत रूप से वो खेती करेगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो व्यक्ति ही खेती करेगा। इसको आप जब भी किसी डेफिनेशन को समझना हो, 1 या 2 हिस्से में इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एफ कहता है सहकारी सोसाइटी। सहकारी सोसाइटी से अभिप्रेत है सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के जो राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्ति के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, उसको कहते हैं सहकारी सोसाइटी। F1 इसे 2018 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है जिसको विकास योजना नाम दिया गया है। विकास योजना इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 93 के अंतर्गत जो डेवलपमेंट विकास है वह विकास माना जाता है। अब जी में सरकारी वन। सरकारी वन से अभिप्रेत है कोई ऐसा वन जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में गठित किया गया हो। एज की डेफिनेशन में दिया है सरकारी पट्टेदार। सरकारी पट्टेदार से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो धारा 181 के तहत राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाला व्यक्ति, मतलब जो राज्य सरकार से भूमि को धारण करता है, पट्टे पर लेता है, वो कहलाता है सरकारी पट्टेदार। खाता, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। खाता से अभिप्रेत है एक ऐसा भूमि खंड जिस पर भू राजस्व पृथक रूप से निर्धारित किया गया है और जो एक ही भूधृति के अधीन धारित है, यानी कि एक ही प्रकार की भूमि के अंतर्गत शामिल है। और खाते में ये 2 तत्व हैं, कौन सा? पहला एक ऐसा भूखंड जिस पर भू राजस्व पृथक रूप से निर्धारित किया गया है और दूसरा जो एक ही भूधारी के अधीन है। तो खाते के कौन से 2 मुख्य तथ्य हो गए जो डेफिनेशन में दिए गए हैं। और दूसरा हम खाते का देखते हैं, कृषक द्वारा धारित भूमि के संदर्भ में कोई ऐसा भूमि खंड जो भूमि स्वामी से एक पट्टे के अधीन या एक ही संवर्ग की शर्तों के तहत धारित हो। 2018 में ये एक और संशोधन किया गया था इस एक्ट में, और 2018 के संशोधन के बाद इस प्रकार के पट्टे की भूमि या ऐसी शर्तों की भूमि को धारण करने वाले कृषक को यहाँ से हटा दिया है और उसकी जगह अब ये है कि ऐसा भू राजस्व जो पृथक रूप से निर्धारित किया गया हो और जो एक ही पट्टे के अधीन धारित हो उसको खाता कहा जाता है। जे वाला देखते हैं, सुधार। कि सुधार से किसी खाते के संदर्भ में अभिप्रेत है कोई ऐसा संकर्म यानी कि कोई ऐसा कार्य जिससे खाते के मूल्यों में तात्विक वृद्धि होती है
जो खाते के लिए उपयुक्त है तथा उस प्रयोजन से संगत है जिसके लिए खाता धारित है, और जो यदि खाते पर निष्पादित ना किया गया हो तो या तो प्रत्यक्षता उसके फायदे के लिए निष्पादित किया गया है या निष्पादित किया जाने के पश्चात उसके लिए प्रत्यक्षता फायदाप्रद बना दिया गया है और पूर्वगामी उपबंधों के अध्ययन रहते हुए उसके अंतर्गत है। अब उसके अंतर्गत क्या क्या है? पहला, कृषि प्रयोजनों के लिए जल का संग्रहण करना यानी पानी का भंडारण करना, प्रदाय करना यानी कि आपूर्ति या वितरण के लिए तालाबों, कुओं, जल सारणियों, बांधों या अन्य संकर्मों का निर्माण करना यानी कि ऐसे सारे कार्यों का निर्माण करना। सेकंड, भूमि के जल निकास के लिए बाढ़ों से, जल द्वारा कटाव से या जल से होने वाले अन्य नुकसान से भूमि के संरक्षण के लिए संकर्मों का सन्निर्माण। 3, वृक्षारोपण और भूमि का कृषिकरण, भूमि की सफाई, उसका घेरा लगाना, उसे समतल करना, ये उसकी सीढ़ीबंदी करना। 4, आबादी या नगरीय क्षेत्र में न होकर अनियंत्र होने वाले खाते पर या उसके समीप यानी निकटतम ऐसे भवनों का परिनिर्माण जो उस खाते के सुविधाजनक या लाभदायक उपयोग या अधिभोग के लिए अपेक्षित हो, और ऐसे भवनों का परिनिर्माण जो उस खाते के सुविधाजनक या लाभदायक उपयोग या अधिभोग के लिए अपेक्षित हो। और 5, पूर्वगामी सकर्मों में से किसी भी सकर्म कार्य नवीनीकरण या पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन या उसमें परिवर्धन। तो सुधार भूमि का ऐसा कोई कार्य जिससे भूमि की वैल्यू बढ़ जाती हो, जैसे खेत के ऊपर अगर आपने कुआं खुदवा दिया, बोरवेल खुदवा लिया या अनाज के लिए आपने कमरा बनवा दिया, तो इससे क्या होगा? आपका जो खेत है उसकी कीमत जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सुधार से क्या मतलब है? सुधार से मतलब है कि उस भूमि पर कोई भी ऐसा कार्य करवाना जिससे कि उस भूमि की वैल्यू बढ़ जाए। लेकिन इसमें शामिल नहीं है, क्या क्या शामिल नहीं है? अस्थायी कुएं, जल सारणियाँ जो अस्थायी रूप से बनी हो, या ऐसे कोई छोटे मोटे बदलाव या उनकी मरम्मत जो स्थान के खेतिहरों द्वारा कृषि के मामूली अनुक्रम में सामान्यतः की जाती है। यानी खेत के ऊपर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो सामान्य रूप से कृषि के रूप में एक किसान द्वारा किया ही जाता है, तो फिर वो जो है सुधार के रूप में नहीं आएगा। कोई ऐसा काम जिससे कहीं भी स्थित किसी ऐसी भूमि के मूल्य में सारभूत रूप से कमी होती है, अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि भूमि के मूल्य में कमी आ रही हो, तो भी वो सुधार नहीं कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में, चाहे वो भूमि स्वामी हो या अधिभोगी, किराएदार हो, किसी भी भूमि के मूल्य को काफ़ी हद तक कम कर देता है, वो खाता नहीं कहलाता है। इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया है, किसी ऐसे सकर्म जिससे विभिन्न, सकर्म का मतलब होता है कार्य से, जिसमें विभिन्न खातों को फायदा पहुंचता है, ऐसे खातों में से प्रत्येक खाते के संबंध में सुधार माना जा सकता है। अब अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन दी है वो ऐसी कैसी बताई है, क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो डेफिनेशन इसी लैंग्वेज में पूछी जाती है जैसी लैंग्वेज में आपके बीएड एक्ट में लिखी हुई होती है। समझाने के हिसाब से मैं इसके लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। और आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने खाते में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे उसकी ज़मीन की तो वैल्यू बढ़ी है, साथ ही उससे लगी हुई भूमि की वैल्यू भी बढ़ गई हो, जिसके साथ लगी हुई है, मतलब एक खेत है, उसकी आपने उसमें कोई जल स्रोत बना दिया है और उससे पास वाली भूमि को भी फायदा होगा, तो आपकी भूमि की तो कीमत बढ़ी है, अब आपकी लगी हुई भूमि की भी कीमत बढ़ गई है। तो उस व्यक्ति ने उसके लिए कोई कार्य ना किया हो या किसी अन्य आसपास वाले की खेतों की भी वैल्यू बढ़ी हो, जिन खातों की वैल्यू बढ़ेगी उसके मूल्य में तात्विक रूप से वृद्धि होगी, तो उसके खाते में मूल्य में वृद्धि माना जाएगा। अब ये आवश्यक नहीं है कि किसी एक खाते पर व्यक्ति स्वयं कोई कार्य करे, अगर किसी आदमी के कार्य से उसके खाते के मूल्य में वृद्धि होती है तो वह भी वृद्धि मानी जाएगी। यानी केवल आपके
आपने अपने खेत में कोई ऐसा काम करा जिससे आपके खेत की मूल्य बढ़ गया, पर आपके उस कार्य की वजह से अगर किसी आपके पास वाले खेत के भी मूल्य बढ़ गया तो फिर वो भी मूल्य में वृद्धि माना जाएगा। डेफिनेशन के देखते हैं। भूमि। भूमि से अभिप्रेत धरती की सतह का कोई भी भाग, चाहे वह जल के नीचे हो या ना हो, और जहाँ भी इस संहिता में भूमि की प्रतिनिर्देश किया गया है वहाँ उनके संबंध में ये समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत वे समस्त चीज़ें जो ऐसे भूमि से बद्ध हैं या ऐसी भूमि से बद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, पृथ्वी की सतह का एक हिस्सा है, चाहे वह पानी के नीचे हो या नहीं हो। जहाँ भूमि को इस संहिता में संदर्भित किया गया है वहाँ ऐसी भूमि से जुड़ी किसी भी चीज़ से जुड़ी या स्थायी रूप से जुड़ी सभी चीज़ें शामिल मानी जाएंगी। एल है भूमिहीन व्यक्ति। भूमिहीन व्यक्ति से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो वास्तविक कृषक है और जो अकेले या अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि धारण नहीं करता है या इतनी भूमि धारण करता है जिसका क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो इस संबंध में विहित किया जाए। वास्तविक कृषक हो और उसके पास उसकी खुद की भूमि नहीं है, यानी वह इतनी भूमि धारण नहीं करता है जितना कि सरकार ने एक किसान के लिए निर्धारित की है। इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए वह समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति का कुटुंब, उसकी पत्नी, पति, संतति तथा माता पिता, ये सब भी इसमें शामिल है। अब एम हम देखते हैं भू अभिलेख। भू अभिलेख से अभिप्रेत है इस संहिता के प्रावधानों के तहत रखे गए रिकॉर्ड। एम 1 हम देखते हैं, ये भू राजस्व संहिता 2018 के अमेंडमेंट के बाद इसे जोड़ा गया है। भू राजस्व से अभिप्रेत है धारित भूमि के लिए राज्य सरकार को दे समस्त धन और उसमें सम्मिलित प्रीमियम, लगान, पट्टा, धन, परमुक्ति, भाटक या इन अभिव्यक्तियों के कोई अन्य सजाती रूप। तो 2018 में यह अमेंडमेंट हुआ था कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य से भूमि को धारित करता है और भूमि को धारित करने के बदले में राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का मूल्य चुकाता है, चाहे वह धन के रूप में हो, प्रीमियम के रूप में हो, लगान के रूप में हो, पट्टे के रूप में हो, भाटक के रूप में हो, ये सभी चीज़ें भू राजस्व कहलाती हैं। तो भू राजस्व का मतलब क्या है? सरकार से भूमि धारण करने के बदले में जो कुछ भी धन के रूप में सरकार को दिया जाता है वो भू राजस्व कहलाता है। और एन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विधि व्यवसायी। विधि व्यवसायी से तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति जो विधि व्यवसाय अधिनियम 1879 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मध्य प्रदेश के न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार व्यक्ति हो। ओ इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए आईएमपी है। आम्रकुंज यानी कि आम के बाग। तो आम्रकुंज से तात्पर्य आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि उनसे उसे भूमि का जिस पर के वृक्ष खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वृक्षारोपण से भिन्न हो उपयोग में लाया जाना रुक जाता है या उन आम के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह संभव है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना रुक जाएगा। तो आम्रकुंज कोई व्यक्ति अपने भूखंड पर आम के इतने वृक्ष लगा दे कि उससे भूमि का कोई अन्य उपयोग न हो पाए या उसका उपयोग रुक जाए तो वो आम्रकुंज कहलाता है। ओ ए एक नया संशोधन 2011 में इसमें जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है बाजार मूल्य। अब ये इतना आईएमपी नहीं है इसलिए इसको नहीं समझा रही हूँ, आपको खाली इतना याद रखना है कि 2011 में एक और संशोधन करके ओ ए को जोड़ा गया है बाजार मूल्य। अब हम अगला देखते हैं फलोद्यान। फलोद्यान से अभिप्रेत है फल के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं उनसे उस भूमि का जिस पर कि वृक्ष खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जब वृक्षारोपण से भिन्न हो
उपयोग में लाया जाना रुक जाता है या उन फलों के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह संभव है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाना रुक जाएगा, तो वो कहलाता है फलोद्यान। सेम वैसी है जैसा कि हमने आम्रकुंज को पढ़ा था कि किसी खेत को या इतने सारे फलों के पौधे लगा देना कि उस खेत का कोई और उपयोग ना किया जा सके। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी आईएमपी है। अगला हमारा है भूखंड संख्यांक, जिसको कि प्लॉट नंबर भी कहते हैं। 2018 में इसमें भी संशोधन किया गया है। भूखंड संख्यांक से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्र में की भूमि का वह प्रभाग जो धारा 93 के अधीन भूखंड संख्यांक के रूप में विरचित किया गया है या उस रूप में मान्य किया गया है और जिसकी बाबत क्षेत्रफल तथा देय भूराजस्व की प्रविष्टि विहित अभिलेखों में सूचक संख्या के अधीन पृथक पृथक की गई है तथा उसके अंतर्गत भूमि का ऐसा प्रभाग भी है जिसकी प्रविष्टि पूर्व के अभिलेखों में खसरा या सर्वेक्षण संख्या नामक सूचक संख्या के अधीन की गई हो। 2018 का ये संशोधन है और इसमें किसी दुकान को जो प्लॉट नंबर दिया जाता है सरकार द्वारा उसे भूखंड संख्या कहा जाता है। 2018 के संशोधन द्वारा जो चेंज किया गया है वो ये है कि प्लॉट नंबर पहले केवल नगरीय क्षेत्रों के लिए होता था। नगरीय क्षेत्र में जो अर्बन एरिया है उसे भूखंड संख्या के प्लॉट नंबर माना जाता था। जो अर्बन एरिया है, जो गांव का एरिया है, उसका जो भूखंड संख्या होता है उसको ही केवल प्लॉट नंबर माना जाता था और प्लॉट की जो नंबर है वो केवल शहरों में दिए जाते थे। लेकिन जो गांव वाले क्षेत्र थे वो इसमें शामिल नहीं थे। पर 2018 के संशोधन के बाद नगरीय शब्द जो है उसको हटा दिया गया है और अब सभी जगह भूखंड संख्यांक को लागू किया गया है। अगली डेफिनेशन हम देखते हैं मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। इस संहिता के अधीन कार्रवाई के पक्षकार के संदर्भ में अभिप्रेत है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है पर इसको चूंकि अब ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो हम इसको भी सबको पढ़ते जाते हैं। फिर क्षेत्र हमारी अगली डेफिनेशन है। क्षेत्र से तात्पर्य है महाकौशल क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विंध्य प्रदेश क्षेत्र और सिरेंज क्षेत्र या इनमें से कोई भी क्षेत्र जैसा भी मामला बनता हो। तो ऐसे हमको ये 5 क्षेत्र दिए गए हैं और इन क्षेत्रों को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये आपके बुक के अंदर नहीं दिए गए हैं पर चूँकि ये सर्च मैंने करे हैं तो सर्च करने के हिसाब से मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। महाकौशल क्षेत्र मतलब जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। विंध्य प्रदेश क्षेत्र रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया और उमरिया। मध्य भारत क्षेत्र भिंड, ग्वालियर, मुरैना, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, भीलसा, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, धार, झाबुआ, निमाड़ और मंदसौर। भोपाल क्षेत्र पूरा और सिरोंज क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है आपका विदिशा। तो ये वो क्षेत्र हैं जिसके विषय में मैंने आपको बताया हो जो आपको बीएड एक्ट में नहीं मिलेगा। अब हम अगली डेफिनेशन देखते हैं लगान। लगान से तात्पर्य वह कुछ भी जो पट्टेदार द्वारा अपने भूस्वामी को उसके द्वारा ए से भूस्वामी से धारण भूमि के उपयोग या उपभोग अधिभोग के मध्य दिया गया होता है, यानी कि जो धन या वस्तु के रूप में धन या दिया गया हो या देना हो। ये भी लगान जो है ये भी आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब 2018 का जो संशोधन है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला, धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार किसी मूरूसी कृषक द्वारा अपने भूमि स्वामी को या
किसी पट्टेदार द्वारा अपने भूमि स्वामी को उसके द्वारा ऐसी भूमि स्वामी से धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के मध्य यानी कि कारण, या ऐसे भूमि स्वामी से प्राप्त भूमि के उपयोग या कब्जे के कारण, या सरकारी पट्टेदार द्वारा सरकार को उस भूमि को जो कि सरकार द्वारा उससे पट्टे पर दी गई थी उपयोग या अधिभोग के मध्य धन या वस्तु के रूप में संदर्भ किया जाता है या देय है। तो किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा सरकार को पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग या कब्जे की मात्रा पर निर्धारित करता है आपका भू राजस्व या फिर लगान। 2018 के संशोधन के द्वारा जो मोरूसी कृषक है उस शब्द को यहाँ से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि मोरूसी कृषक का जो चैप्टर है वो इस बुक से डिलीट कर दिया गया है। इसलिए जो 2018 का संशोधन करके मोरूसी कृषक वाला जो शब्द है उसको हटा के अब भूमि स्वामी कर दिया गया है। जो सरकार से भूमि को लेता है वो भूमि स्वामी। अगली डेफिनेशन देखते हैं राजस्व अधिकारी। ये भी एग्जाम के हिसाब से आईएमपी है कि राजस्व अधिकारी कौन होता है। राजस्व अधिकारी इस संहिता के किसी भी उपबंध यानी कि प्रावधान में राजस्व अधिकारी का अर्थ ऐसे राजस्व अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस प्रावधान के तहत राजस्व अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दे सकती है। वो कहलाता है राजस्व अधिकारी। यानी राजस्व अधिकारी कौन होगा? राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके जिस भी व्यक्ति को राजस्व अधिकारी नियुक्त करती है वो। अब 2019 में इसमें और संशोधन हुआ है। अब राजस्व अधिकारी से अभिप्रेत धारा 11 के अंतर्गत जो राजस्व अधिकारियों की सूची दी गई है उनको राजस्व अधिकारी माना जाएगा। यानी कि राजस्व अधिकारी की जो 19 वर्ग दिए गए हैं केवल वही अब राजस्व अधिकारी माने जाएंगे। 2019 में संशोधन करके ये कहा गया है। अगली डेफिनेशन हम देखते हैं राजस्व वर्ष। राजस्व वर्ष से अभिप्रेत है वह वर्ष जो ऐसी तारीख से प्रारंभ होता है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के बारे में नियत करे। तो वैसे राजस्व वर्ष कब माना जाता है? 1 अक्टूबर से प्रारंभ वर्ष। तो ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी क्वेश्चन है। आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्व वर्ष कौन सा है? तो 1 अक्टूबर से प्रारंभ वर्ष। और कृषि वर्ष 1 जुलाई। इसमें एक नया संशोधन हुआ है सेक्टर। सेक्टर से अभिप्राय है नगरीय क्षेत्र यानी कि अर्बन एरिया से भूमि का कोई भूभाग जो इस संहिता के अधीन सेक्टर के रूप में विकसित या मान्य किया गया है। 2018 में ये संशोधन हुआ था। एक और संशोधन इसके साथ है सेवा भूमि। सेवा भूमि से अभिप्रेत है नगरेतर क्षेत्र में कि कोई ऐसी भूमि जो कि कोटवार को उसकी पद अवधि के दौरान कृषि प्रयोजन के लिए दी जाती है वो कहलाती है सेवा भूमि। नगरेतर क्षेत्र से मतलब क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जो नगर से अलग हो, नगर से दूर हो यानी कि गांव। अगली डेफिनेशन देखते हैं सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड। तो इससे अभिप्रेत है सर्वेक्षण संख्यांक का ऐसा प्रभाग जिसके बाबत क्षेत्रफल तथा देय राजस्व की प्रविष्टि भू अभिलेख में उन सर्वेक्षण संख्यांकों के जिनका कि वह प्रभाग है हिस्सा है सूचक संख्या के अधीनस्थ सूचक संख्या के अधीन पृथक पृथक दी गई है। यानी सर्वेक्षण संख्या का एक भाग है जिसके संबंध में क्षेत्र और देय भू राजस्व को सर्वेक्षण संख्या के अधीनस्थ एक संकेत देने वाली संख्या के तहत भूमि अभिलेखों में अलग से दर्ज किया जाता है। ये एक भाग है सर्वेक्षण संख्यांक। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है। सर्वेक्षण संख्यांक से अभिप्रेत है इस संहिता के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उसी रूप में मान्य किए गए भूमि के ऐसे प्रभाग जो दिए गए संख्यांक या उसकी प्रविष्टि भू अभिलेखों में खसरा क्रमांक सूचक संख्यांकों के अधीन की गई है। 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। ऐसे क्षेत्र जिनको सर्वेक्षण संख्या इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया हो
उसको सर्वेक्षण संख्यांक माना जाएगा। और 2018 से पहले सर्वेक्षण नंबर केवल नगरेतर क्षेत्र की भूमि को दिया जाता था, लेकिन 2018 के अमेंडमेंट के बाद अब सर्वेक्षण नंबर गांवों में भी प्राप्त होने लगा है। अगली डेफिनेशन हम देखते हैं कृषक। कृषक से अभिप्रेत है वे व्यक्ति जो अध्याय 14 के अधीन भूमि स्वामी से मौरूसी कृषक के रूप में भूमि धारण करता है। अब चूंकि 2018 में जो है मौरूसी कृषक का चैप्टर ही हटा दिया गया है, तो मौरूसी कृषक जो है उस शब्द को भी यहाँ पर हटा दिया गया है। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं भूधारी। भूधारी से अभिप्रेत है वे व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि स्वामी है या भूमि स्वामी समझा जाता है। अगली डेफिनेशन हमारी देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, इमारती लकड़ी के वृक्ष। इमारती लकड़ी के वृक्ष से अभिप्रेत है जो निम्नलिखित प्रजाति के पेड़ों अर्थात टेक्टोना ग्रैंडिस यानी कि सांगवान, टेरोकार्पस मार्सुम्पियन यानी कि बीजा, डालबेरिया लेटिफोलिया यानी कि शीशम, शोरिया रोपस्टा यानी कि साल, तिनसा, टर्मिनलिया टोमेटोसा एन या साज, संताटालम अल्बम यानी कि चंदन। अब दोनों वर्ड में मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, दोनों शब्दों में कभी कभी एग्जाम में हिंदी में पूछा जाता है, कभी इंग्लिश वाले शब्दों को पूछ लेते हैं। अब मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 19 सन 2001 में संशोधन करके इन सबको भी जोड़ा गया है। पहले 7 थे, अब इसको बढ़ा के इन्होंने 12 कर दिए हैं। 2001 में जो संशोधन किया गया था, क्या जोड़ा? एडाइना कार्डफोलिया यानी हल्दू, मीटरा गाइना पार्वीफ्लोरा मुंडी, टर्मिनेलिया अर्जुना यानी अर्जुन का पेड़, डायस्पाइसर मिलेक्सिलो यानी तेंदू का पेड़, मेलिना सर्वेरिया यानी कि खंबार का पेड़। अब एक और डेफिनेशन हम देखते हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वयं खेती करना। स्वयं खेती करना से तात्पर्य है अपने खाते पर खेती करना, अपने स्वयं के श्रम द्वारा या अपने कुटुंब किसी के परिवार के किसी सदस्य के श्रम द्वारा। 3, ऐसी मजदूरी पर जो नकदी या वस्तु के रूप में देय है किंतु फसल के अंश के रूप में देय नहीं है, रखे गए सेवकों द्वारा। इसको बटाई करना कहलाता है, यानी कि नौकर द्वारा नगद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी पर लेकिन फसल के हिस्से के रूप में नहीं है, तो ये भी आपकी स्वयं खेती करना कहलाता है। तो स्वयं खेती करना में क्या हो गया? आपने स्वयं ने खेती करी, आपके परिवार के किसी सदस्य के ने खेती करी, आपने किसी मजदूर से खेती करवाई, लेकिन बटाई के रूप में आपने उसको क्या करा? अनाज की जगह अगर पैसा दिया या नगद दिया तो या कोई वस्तु दी तो फिर वो कहलाता है आपका स्वयं खेती करना। अगर आप उसको अनाज दे दोगे तो फिर वो स्वयं खेती करना नहीं कहलाएगा। चौथा, अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन अपने कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षक के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा अपने स्वयं के लिए खेती करना, यानी किसी की व्यक्तिगत देखरेख में या किसी के परिवार के किसी सदस्य की व्यक्तिगत देखरेख में किराए के श्रमिकों द्वारा अगर आप कोई खेती करवाते हैं तो वो खेती आपकी कहलाती है स्वयं खेती करना। अब Z3 देखते हैं। अब चूंकि Z के बाद अल्फ़ाबेट खत्म हो जाता है तो 1 2 3 ये सब डेफिनेशन में दे दिया है, तो Z3 देखते हैं। दखल रहित भूमि। दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है किसी ग्राम की ऐसी भूमि जो आबादी या सेवा भूमि से या किसी भूमि स्वामी कृषक या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न हो। ये IMP क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इसमें क्या शामिल है? आबादी, सेवा भूमि, किसी भूमि स्वामी कृषक या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न जो भूमि आपको के पास है वो कहलाती है दखल रहित भूमि, जिस पर किसी का कोई दखल नहीं हो। Z4 देखते हैं। नगरीय क्षेत्र।
नगरीय क्षेत्र से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो नगर पालिकाओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी नगर पालिका निगम की या किसी नगर पालिका या किसी अधिसूचित क्षेत्र की या किसी ऐसे ग्राम समूह की जो कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए सीमाओं के भीतर तत्समय सम्मिलित है और अभिव्यक्त नगरीय क्षेत्र की तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। तो नगरीय क्षेत्र को कौन सा कहलाता है? जहाँ पर नगर पालिका हो। नगर पालिका जो है वो वहाँ की सारे कार्य को देखती हो, राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में उसकी सीमाओं को सम्मिलित किया गया हो, तो वो कहलाते हैं नगरीय क्षेत्र। Z5 देखते हैं ग्राम से अभिप्रेत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो कि नागरिक क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र नहीं है। नगरीय क्षेत्र का ऐसा कोई भूभाग जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में घोषित किया वही संहिता के अंतर्गत ग्राम माना जाएगा। IMP क्वेश्चन है ये एग्जाम के हिसाब से। 2018 में नगरेतर क्षेत्र की बंदिश यहाँ पे लगा दी गई है। गांव का अर्थ भूमि का कोई भी टुकड़ा है जो इस संहिता के लागू होने से पहले किसी भी समय लागू कानून के प्रावधानों के तहत एक गांव के रूप में मान्यता प्राप्त था या घोषित किया गया था और किसी भी अन्य क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। भूमि जिसे इसके बाद किसी भी राजस्व सर्वेक्षण में एक गांव के रूप में मान्यता दी गई है या जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक गांव घोषित कर देती है वो कहलाता है ग्राम। तो 2018 में इसमें संशोधन किया गया है और नगरेतर क्षेत्र जो है उस पर यहाँ पे पाबंदी लगा दी है, अब वो ग्राम हो गया है। अब इस परिभाषा की हमने उपधारा 1 के अंतर्गत तो सारी डेफिनेशन पढ़ ली है। अब उपधारा 2 देखते हैं। इस संहिता के लागू होने की तारीख के प्रति इस संहिता में किए गए किसी भी निर्देश संदर्भ को धारा 1 की उपधारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा नियुक्त तारीख के संदर्भ में माना जाएगा। तो ये हमारा भू राजस्व संहिता का जो पार्ट सेकंड था, अध्याय सेकंड था, जिसमें की परिभाषाएं दी गई थी, उसी के विषय में आज मैंने आपको बताया है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है पर परिभाषाओं को अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। और ये संशोधन के साथ है। 2018 में इसमें संशोधन करके कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया और कुछ चीज़ों को हटाया गया है। और 2018 के संशोधन करने के बाद भी जो छोटी मोटी कमियां रह गई थी उसकी पूर्ति के लिए 2019 में फिर संशोधन किया गया था। तो ये सारे संशोधन के साथ ही मैंने आपको ये परिभाषाओं को बताया है और साथ साथ में आपको मैं ये भी बताती जा रही हूँ कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन सी परिभाषाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनको आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए।